पुतिन ने अभी एक हिस्टोरिक विजिट किया है एशिया का, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया और वियतनाम गए हैं। ट्रेडिशनली सोवियत यूनियन के दो अहम पार्टनर्स और वेस्टर्न पावर्स के दुश्मन, लेकिन आजकल हालात थोड़े डिफरेंट हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुतिन ने एशिया का ये तारीखी दौरा क्यों किया है। क्या ये G7 को कोई जवाब दिया गया है जो रिसेंटली इन्होंने रशिया के खिलाफ बड़े बड़े इकदाम किए हैं। ये जो गोरा क्लब है G7 का, जिसको हमने इस वीडियो में देखा था, पुतिन ने ये इंपॉर्टेंट विजिट क्यों किया और इन दो कंट्रीज का ही क्यों किया है एशिया के अंदर। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और बड़ा मजा आएगा। पहले हम वियतनाम के विजिट को कवर करेंगे और उसके बाद नॉर्थ कोरिया का विजिट। तो हमारे साथ रहिएगा। तो आपको पता है कि G7 का जो अभी रिसेंट इजलास हुआ है, उसमें इन्होंने रूस के खिलाफ और बड़ी बड़ी पाबंदियां लाने का फैसला किया है और रूसियों के ही जो $50 बिलियन थे वो यूक्रेन को देने का फैसला किया है। जो इन्होंने मुंजमद किए थे रशियन बिलियनर्स की रकम, ये अब देंगे यूक्रेन को एज अ कर्जे के तौर पर। तो ये चीज़ पुतिन के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है कि उनके ही 50 बिलियन उनके खिलाफ खर्च होने वाले हैं। रशिया यूक्रेन जंग अपने तीसरे साल को पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया में अलाइनमेंट्स अब क्लियर नजर आ रही हैं कि कौन किस तरफ खड़ा हुआ है। रशिया की इस वक्त ये कोशिश है कि अमेरिका की फ्रेश इमदाद पहुंचने से पहले ही वो यूक्रेन को गर्दन से दबोच लें, और इसलिए उन्होंने एक नए मिलिट्री ऑफेंसिव का आगाज किया है यूक्रेन के अंदर, ताकि वो अच्छी तरह अपना कब्जा कंसोलिडेट कर लें, ताकि वो 60 बिलियन अमेरिका वाला और 50 बिलियन ये G7 वाला, इसके आने से पहले ही, फौजियों और असलहा के आने से पहले ही उन्होंने यूक्रेन को पकड़ा हो अच्छी तरह से। तो अब पुतिन भी अपने मूव्स खेल रहे हैं। पहले उन पर पाबंदियां लगाई गई, फिर उन पर दूसरी किस्म के सैंक्शंस लगाई गई, उनके डॉलर्स को मुंजमद कर दिया गया, उन पर ट्रेड बैरियर्स आयद कर दिए गए कि वो अब ट्रेड ही नहीं कर सकते, डॉलर सिस्टम को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिकन कंपनीज रशिया से निकल गई हैं। तो रशिया अब किसकी तरफ देख रहा है? एशिया की तरफ। रशिया का इस वक्त मेन ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, और चाइना इस वक्त रशिया की इकोनॉमी को एक लाइफलाइन प्रोवाइड कर रहा है। और थोड़े दिन पहले पुतिन ने चाइना का भी विजिट किया था। तो पुतिन के वियतनाम के विजिट का एक मकसद ये भी था कि पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि वेस्ट जो मुझे एक पराया के तौर पर तस्वुर करता है, जो मुझे एक बुली या एक रोग एलिमेंट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है, मैं एक नॉर्मल लीडर हूँ। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पुतिन ने अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए भी दौरा किया है वियतनाम जैसे एक इम्पॉर्टेंट कंट्री का, कि देखो मैं कहीं भी दुनिया में जा सकता हूँ। इससे पहले रिसेंटली इन्होंने कुछ मुल्कों का विजिट किया है। और पुतिन आजकल बहुत रेयर विजिट कर रहे हैं रशिया के आउटसाइड, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किए हुए हैं। तो ICC के रजिस्टर्ड मेंबरान के कंट्रीज में पुतिन विजिट करने से कतराते हैं और वियतनाम ICC का मेंबर नहीं है। तो इस विजिट से पुतिन ने दुनिया को बताने की कोशिश की है कि बेशक वेस्ट हमें एलियनेट कर दे, हमारा ईस्ट में एक पॉलिटिकल क्लाउड, एक इन्फ्लुएंस है। तो अब देखते हैं कि वियतनाम में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पुतिन के ज़ेरे साया। इस वक्त वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और कम्युनिस्ट के जो ताने बाने हैं वो सोवियत यूनियन से मिलते हैं। कोल्ड वॉर जो 80s में ख़त्म हुई थी, जो अपने इख्तिताम को पहुंची थी, उससे पहले क्या था? उससे पहले दुनिया बटी हुई थी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में और कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में। आधे कंट्रीज़ को दुनिया में अमेरिका सपोर्ट करता था और बाकियों को सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जब टूटा तो कम्युनिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत हद तक कम हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज़ में उसकी छाप है और वियतनाम उन्हीं कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। वियतनाम के हवाले से बहुत से लोग ये जानते हैं कि अमेरिका ने एक ब्रूटल वॉर लॉन्च की थी 20 साल की, जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने 2001 से 2021 तक जारी रखी थी एक जंग। इस तरह 1955 से लेकर 1975 तक एक जंग होती रही, जिसमें वियतनाम के गोरिल्ला फाइटर्स ने अमेरिकन को भागने पर मजबूर किया और बहुत ही जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वियतनाम सारा तबाह बर्बाद हो गया। और उस जंग में जो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें भी सोवियत यूनियन वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, मिलिट्री और फाइनेंशियली उनको पैसा प्रोवाइड कर रहा था। और ये सोवियत यूनियन की ही सपोर्ट थी जिसकी वजह से जो वियतनाम के गोरिल्ला फाइटर्स हैं वो अमेरिका की टॉप मिलिट्री के साथ इतने अरसे गुत्थम गुत्था रहे और उनको भागने पर मजबूर किया।
लेकिन अब उनकी नई हुकूमत है, नई इकॉनमी है, एक नया सिस्टम है और अब उनके वेस्ट के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन जो पुराने घाव हैं वो अभी भी ताज़ा हैं और कम्युनिस्ट से जो उनकी दोस्ती है वो जिंदा है। इस वक्त वियतनाम दुनिया की टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बावजूद उनका टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स में से है। इसके अलावा भारत भी उनका एक टॉप डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। चाइना के साथ उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं साउथ चाइना सी में, लेकिन ट्रेड अच्छी है। और अगर इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पूरी दुनिया में वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है वियतनाम। और प्री कोविड टाइम्स की बात करें तो इनका कंट्री 7 से 8% के साथ ग्रो कर रहा था। यानी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ है वियतनाम की। इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया है, इन्होंने अपनी लेबर को तगड़ा किया है, स्किलफुल किया है और अपने कंट्री को दोबारा पैरों पर खड़ा किया है। इसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्री के तौर पर जाना जाता है, जिसके चाइना, रूस और अमेरिका सबसे बेहतर ताल्लुकात हैं। और इसीलिए पुतिन ने शायद वियतनाम का इंतखाब किया है ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई हम एशिया में आइसोलेटेड नहीं। और आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एशिया का जो वर्ड है वो ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं कंट्रीज़ के लिए किया जाता है जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। जो साउथ एशिया का रीजन है, ये जो मिडल ईस्ट का रीजन है, ये भी एशिया में ही आता है, लेकिन जो वेस्टर्न लोग हैं वो इसको एशिया तस्वुर करते हैं। तो वियतनाम एशिया में एक पावर हाउस है। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया के साथ साथ इस दौरे में रशिया ने वियतनाम के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करने का प्रोग्राम बनाया है। 2001 में रूस वो पहला कंट्री था जिसने वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था। रशिया आज भी वियतनाम का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है और इस दौरे में भी मिलिट्री और डिफेंस टॉक्स ज़ेरे बहस आई हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वियतनाम वॉर में भी सोवियत यूनियन ने बहुत ज़्यादा असलहा प्रोवाइड किया था वियतनाम को और ये पोजीशन आज भी रशिया ऑक्युपाई करता है कि सबसे बड़ा असलहा का सप्लायर है। और दोनों मुल्कों के बॉन्ड को मिलिट्री के अलावा इनकी आइडियोलॉजी भी मजबूत करती है। दोनों वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ हैं और दोनों ही इसका शिकार हैं वेस्टर्न एग्रेशन का। वेस्टर्न कैपिटलिज्म और एम्पीरियलिज्म के दोनों ही खिलाफ हैं और ये शेयर्ड आइडियोलॉजी अभी भी बरकरार है। आज भी वियतनाम के आर्किटेक्चर पर सोवियत छाप मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से वियतनाम का क्या स्टैंस है। अब वियतनाम खुद अग्रेशन का मारा हुआ है, वो खुद अग्रेशन को पसंद नहीं करता जिस तरह अमेरिकन ने इन पर अग्रेशन की थी 1960 की दहाई में। तो इसलिए वो किसी भी मुल्क की अग्रेशन के खिलाफ हैं और इसलिए रशिया यूक्रेन जंग में वियतनाम का स्टैंस न्यूट्रल है। लेकिन वो कभी भी खुलकर रशिया के अगेंस्ट नहीं आया क्योंकि उनके रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पास्ट में वियतनाम के ऊपर यूएस, फ्रांस, जापान और चाइना सब ने ही चढ़ाई करने की कोशिश की हुई है और वियतनाम जानता है कि अग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसीलिए वो किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के हामी हैं। पास्ट में इन सब के जुल्म सितम के बावजूद वियतनाम आज भी सबको वेलकम करते हैं और रूस, चाइना और अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो डिप्लोमेसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी है जिसको बैम्बू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। लास्ट ईयर इनके मुल्क में जो बाइडेन ने भी विजिट किया था और शी जिनपिंग ने भी, और अब पुतिन। बैम्बू वियतनाम में बहुत ज़्यादा उगता है और वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत आसानी से झुक जाता है और एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि वियतनाम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करता है और इसलिए इसको बैम्बू डिप्लोमेसी कहा जाता है। अमेरिका बादल थोड़ा सा परेशान हुआ है पुतिन के इस विजिट से कि इन्होंने क्यों अपने डिफेंस और मिलिट्री टाइज को मजबूत करने का कहा है और अमेरिका ने कहा है कि कोई भी ऐसा लीडर जिसने ओपनली एक जंग को दावत दी है, यूक्रेन के खिलाफ खुली अग्रेशन की है, उसको नॉर्मलाइज करने का मौका नहीं देना चाहिए। अमेरिका इतना बड़ा मसला शायद ना हो वियतनाम और रूस के रिलेशंस में, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ा मसला है चाइना। और चाइना का मसला ये है कि चाइना के कुछ डिस्प्यूट्स हैं वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी में कुछ जजीरों के ऊपर, और वहाँ पर चाइना रूस को इनवाइट कर रहा है मिलिट्री ड्रिल्स के लिए।
तो यहाँ पर रूस का बहाना बनाकर चाइना एक लेवरेज ले सकता है वियतनाम से, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से भी टॉक्स हुई हैं वियतनाम की रूस के साथ कि आप चाइना की बातों पर आकर हमारे जो क्लेम्स हैं उनको इग्नोर मत कीजिएगा साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना के समंदरों में ये जो डिस्प्यूटेड वाटर्स हैं, यहाँ पर ऑयल एंड गैस के वाफर ज़ख़ीरे मौजूद हैं और इसलिए इनका डिस्प्यूट मज़ीद गहरा हो जाता है वियतनाम और चाइना का। वैसे चाइना के दूसरे ममालिक से भी हैं, लेकिन वियतनाम के साथ भी हैं यहाँ पर डिस्प्यूट। ये हमने समझा पुतिन का वियतनाम का विजिट, चाइना का इसमें क्या चक्कर है और यूएस ने किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया, और वियतनाम के इन सब से कैसे रिलेशंस हैं, फ्लेक्सिबल रिलेशंस हैं बैम्बू डिप्लोमेसी के तहत। अब बात करते हैं पुतिन का नॉर्थ कोरिया का विजिट। वो नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से शो कराता है अपने पूरे मीडिया में कि जैसे वो बिल्कुल ही गुलगपाड़े, रिडिकुलस या नॉनसेंस किस्म के लोग हैं, उनको कोई अकल नहीं है, उनका सिर्फ ये काम है कि बस मिसाइल चलाते रहो और न्यूक्लियर तजर्बात करते रहो। मतलब वो एक ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल दुश्मन उसको शो कराते हैं अपने मीडिया में। और वहाँ का विजिट किया है पुतिन ने, और हमने ये मनाजिर भी देखे कि किस तरह पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं वो लेमोजीन में इकट्ठे गोलगपाड़ा कर रहे थे। तो फिर शायद सही कहता है अमेरिका का मीडिया। इससे इन दोनों लीडर्स ने शो कराया है पूरी दुनिया को, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं और बीच में चाइना भी है जो कि इस पूरी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करता है। ये पूरी पट्टी जो साउथ चाइना सी से शुरू होती है और यूरोप के पानियों तक जाती है, तो ये सारा रीजन इन्होंने शो कराया कि देखो हम एक हैं वेस्टर्न एग्रेशन के अगेंस्ट। 24 सालों में पुतिन का ये नॉर्थ कोरिया का पहला विजिट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने क्रिटिकल हैं पुतिन के लिए और बाकी दुनिया के लिए, कि अब इनको ज़रूरत पेश आई है कि हम नॉर्थ कोरिया का विज़िट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज ढूंढें इस पूरी जंग में। और जैसे मैंने पहले कहा कि वियतनाम का इतना इंपॉर्टेंट विजिट था जिसमें उन्होंने शो कराया कि एशिया में हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हम एशिया में भी हमारा असर और रसूख है, और नॉर्थ कोरिया का विजिट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब ये दौरा उस वक्त सामने आया कि वेस्ट और उसके एलाइज ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया बड़ी मिकदार में रूस को असलहा प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन जंग के लिए। रूस को बड़ी तादाद में म्यूनिशंस चाहिए जो कि नॉर्थ कोरिया इनको प्रोवाइड कर रहा है वेस्टर्न एनालिस्ट के मुताबिक। रूस इस छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट मिलिट्री सप्लाईज के लिए तरसा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ से नेटो भी हर तरह का इक्विपमेंट दे रही है यूक्रेन को। इसके बदले में रूस नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और साथ ही वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है जिससे इनके न्यूक्लियर आर्सनल और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इजाफा हो। और ये इटसेल्फ अमेरिकन कैंप के लिए एक डेंजरस चीज़ है कि नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम अपग्रेड हो रहा है। तो दोनों कंट्रीज ने इस बार एक मिलिट्री ट्रीटी साइन की है जिसके तहत ये एक दूसरे को असलहा प्रोवाइड कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकेंगे। अभी इसकी ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन नॉर्थ कोरिया के मुताबिक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पैक्ट है और ये दोनों ममालिक के रिलेशनशिप को एक अलायंस के लेवल तक ले जाएगा, यानी कि रूस और नॉर्थ कोरिया का अलायंस बन चुका है। अब इन्होंने 1961 में एक एग्रीमेंट किया था सोवियत यूनियन के साथ नॉर्थ कोरियंस ने, और उस वक्त उस ट्रीटी में ये था कि अगर नॉर्थ कोरिया पर अटैक किया जाएगा तो सोवियत यूनियन मदद करेगा। यानी नॉर्थ कोरिया उस वक्त ऑफिशियली सोवियत कैंप में गया था जब दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी, अमेरिका के और सोवियत यूनियन के। तो जब सोवियत यूनियन टूटा तो ये ट्रीटी भी ख़त्म हो गई और फिर 2000 में रशिया के साथ दोबारा एक नई ट्रीटी इन्होंने साइन की, लेकिन वो 1961 की ट्रीटी के मुकाबले में बहुत वीक एग्रीमेंट था। उसमें नॉर्थ कोरिया को सिक्योरिटी इंश्योरेंस दी थी, लेकिन उस लेवल की नहीं जो 1961 में दी थी। तो इस दफ़ा जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसको दोनों पार्टीज़ बहुत अहमियत की निगाह से देख रही हैं, स्पेशली नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम यूक्रेन के मुकाबले में रशिया को भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को कोल्ड वॉर एरा के अलायंस से तशबीह दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं ये ज़्यादा सिंबॉलिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है इतना। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे रूस और नॉर्थ कोरिया करीब आए हैं वेस्टर्न कैंप को टोटल डिफाई करते हुए
ये इस वक्त एक होने का इन्होंने फैसला किया और एटलीस्ट ऑन पेपर्स इन्होंने इस अंडरस्टैंडिंग को फाइनल कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ हैं किसी भी अग्रेशन की सूरत में, जिससे ये पता लगता है कि ये दोनों मुल्क सीरियस हैं अपने ताल्लुकात के स्कोप को बढ़ाने में। और जिस तरह पुतिन का इस्तकबाल किया गया है वो भी एक देखने वाली चीज़ थी। इस एग्रीमेंट में इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे और किसी भी दूसरे या तीसरे कंट्री का साथ नहीं देंगे जो इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा। और इसके साथ ही इस एग्रीमेंट में मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हुई है कि अब ताकत का सरचश्मा एक नहीं होगा, अब ताकत के कई मराकिज़ होंगे जिसमें अमेरिका के साथ साथ चाइना, रूस और दूसरी छोटी छोटी पावर्स भी होंगी और दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगी जिसमें ब्रिक्स की एक अपनी अहमियत होगी। इस सारे एग्रीमेंट को साउथ कोरिया ने बड़ी नफरत की निगाह से देखा है और डेफिनेटली उनके लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ है। इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया है कि अब शायद हम यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि साउथ कोरिया ज़्यादा वेस्टर्न कैंप में है। अगर आप उनकी इकॉनमी की बात करें, उनकी ट्रेड की, उनके कल्चर की, वो ज़्यादातर अमेरिका की तरफ टिल्टेड है और इसी वजह से उनकी अपने भाइयों से दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया ये कम्युनिस्ट कैंप में है और साउथ कोरिया वेस्टर्न कैंप में है। आप देख लें इनकी इकॉनमीज़ का फ़र्क, साउथ कोरिया पूरी दुनिया पे छाया हुआ है अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने आर्ट में, अपने कल्चर में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी एक्सपोर्ट्स में, जबकि नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत हद तक एक मिलिट्री स्टेट है जहाँ पर लोगों को किसी किस्म की कोई आज़ादी हासिल नहीं है। और ये भी उनके डिफेंसिव एटीट्यूड की वजह से हुआ है, जो इतना ज़्यादा उनको थ्रेट था ये मगरबी ताकतों से, वो मजबूर हुए अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंसिव करने पर। और आज देख लें उनके क्या हालात हैं और अब वो अपने मुल्क में थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि जी हम छोटे मोटे ग्लोबल इवेंट्स करवा लें, कोई रेसिंग इवेंट्स करवा लें, कोई फुटबॉल करवा लें, कोई ऐसी चीज़ जिससे टूरिस्ट आ सकें थोड़े बहुत। और अभी भी लोग बड़ा डर के जाते हैं वहाँ पर, जो ये वेस्ट के टूरिस्ट हैं ये नॉर्थ कोरिया के अंदर। ट्रंप गए थे वहाँ पर, जब इनसे ट्रंप की मुलाकात हुई थी वो एक बड़ा तारीख़ी लम्हा बताया जा रहा था कि अब शायद अमेरिका इनके क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट नॉर्थ कोरिया को एक थ्रेट समझती है इनके न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से। जो ये हमले करते रहते हैं, न्यूक्लियर ये जो टेस्ट करते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और इनका चाइना से कोई ख़ास पंगा नहीं है, रूस के साथ इनकी दोस्ती है, तो आपको ख़ुद फिर समझ आ जानी चाहिए कि किसके कैंप में है और ये किसके लिए एक ख़तरा क्रिएट करते हैं, अमेरिका के लिए। तो इसीलिए कोरियन पेनिनसुला में आजकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिकन प्रेजेंस भी है और उसकी वजह से भी हालात काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं उसी एरिया में। तो ये हमने समझ लिया कि पुतिन ने क्यों एशिया के दो इम्पॉर्टेंट ममालिक का विजिट किया है। एक कंट्री मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ कोरिया, और दूसरा इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है वियतनाम, जिसने बहुत ज़्यादा मार खाई है और सबसे ताल्लुकात बेहतर रखना चाहता है और पूरे एशिया के रीजन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो। और यहाँ पर पुतिन ने जाके पूरी दुनिया को शो कराया कि वो आइसोलेटेड नहीं है। वेस्ट अपनी सैंक्शन से उनको दबा के नहीं रख सकता। वेस्ट एशिया में पुतिन का जादू ख़त्म नहीं कर सकता, ये पुतिन ने शो कराया है। और इसी तरह नॉर्थ कोरिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करके वेस्ट के लिए एक नया ख़तरा जन्म दिया है, जिससे डेफिनेटली वेस्टर्न कैंप खुश नहीं होगा। तो एक तरफ जहां अमेरिका $60 बिलियन अप्रूव कर चुका है यूक्रेन के लिए और $50 बिलियन G7 के इजलास में अप्रूव हुआ है कि रूस का पैसा जाएगा यूक्रेन के पास। यूक्रेन के फौजी रशिया के अगेंस्ट यूज़ करेंगे रशिया का पैसा, तो रशिया ने फ़ौरन जवाब दिया है। पुतिन फ़ौरन यहाँ पे गए हैं नॉर्थ कोरिया में और उन्होंने वहाँ पर अपने मनूवर्स खेले हैं। तो ये एक जंग जारी है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक जंग हो रही है और उसको काउंटर करने के लिए पुतिन ने एशिया का रास्ता लिया है। अब देखना यह है कि जीतता कौन है। आपके ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किसका पलड़ा भारी है, रशियन कैंप का या फिर अमेरिका और नेटो के कैंप का? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।